प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो। बढ़िया है ना? माफी चाहूंगा सबसे पहले कि लगातार 3 दिनों तक व्यस्त कार्यक्रम रहने के कारण मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी, इससे पूर्व हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद आया था और यूरोप में राष्ट्रवादी घटनाओं के घटने के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि वियना कांग्रेस हुई और उस वियना कांग्रेस में क्या हुआ कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया और लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि वियना कांग्रेस द्वारा, वियना जो कांग्रेस थी उसमें फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किया गया और जो बुर्बो वंश का शासक लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। लुई 18वां जब फ्रांस का शासक बना तो उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी, प्रतिक्रियावादियों और सुधारवादियों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया। सबसे पहला काम उसने क्या किया? प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसने 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। जब लुई 18वां फ्रांस का शासक बना तो यह देखा कि चूंकि वियना कांग्रेस में पहले ही तय हुआ था कि जो पुरातन पंथी व्यवस्था थी उसको स्थापित करना है, लेकिन लुई 18वां एक दूरदर्शी शासक था। वह इस बात को, इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से भली भांति से समझ गया था कि पूरी तरह से पुरातन पंथी व्यवस्था को लागू करना उचित नहीं होगा और इसीलिए सबसे पहले उसने क्या किया कि प्रतिक्रियावादियों और जो सुधारवादी थे इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने का कोशिश किया। उसने न ही प्रतिक्रियावादियों को नकारा और न ही सुधारवादियों को नकारा, दोनों को मिलाकर के सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया और इसी प्रयास में उसने 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिया। यह घोषणा पत्र 2 जून 1814 को जारी किया गया और यह 1848 तक चला। देखते हैं, वियना कांग्रेस के बाद जो बुर्बो वंश का शासक लुई 18वां शासक बना तो सबसे पहले उसने क्या किया? प्रतिक्रियावादियों एवं सुधारवादियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने यह किया और 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक
घोषणा पत्र जारी किया गया। यह काम सम्राट ने किया। वैसे तो देखा जाए तो यह घोषणा पत्र 1800 माने यह प्रक्रिया 1848 ईस्वी तक चला। जो 2 जून 1814 को उसने घोषणा पत्र जारी किया, यह घोषणा पत्र 1848 तक चलता रहा। यानी 1848 तक तब तक चलता रहा जब तक कि चार्ल्स 10वां अपने शासनकाल में इन घोषणा पत्र में परिवर्तन नहीं किया। और जब ही चार्ल्स 10वां फ्रांस का शासक बना और उसने अपने शासनकाल में जब इन घोषणा पत्रों में परिवर्तन करने का, इन संवैधानिक सुधारों में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो उसके सामने जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई। तो चार्ल्स 10वां की बात करते हैं। चार्ल्स 10वां जब फ्रांस का शासक बना तो यह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और उसने अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, जब वो शासक बना तो अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। उसने क्या किया? निरंकुश शासक था, उसने पहला काम किया कि प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब वो अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पेलिग्नेक को। प्यारे बच्चों, इन चीजों पर ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो पेलिग्नेक को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि ऐसा आपको 3-4 शासक मिलेंगे जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया और इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स 10वां अपना प्रधानमंत्री पेलिग्नेक को बनाता है। तो उसने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन को पेलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेक जब प्रधानमंत्री बना तो इसने लुई 18वां के जो शासन काल में समान नागरिक संहिता लागू किया गया था। जब लुई 18वां शासन कर रहा था तो उस समय उसने अपने साम्राज्य में शासन व्यवस्था के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया था। समान नागरिक संहिता का मतलब यह होता है कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वो कमजोर वर्ग का हो या संपन्न वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो या किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए कानून समान है, सबके लिए एक ही कानून है। तो उसने समान नागरिक संहिता लुई 18वां ने लागू किया था। अब पेलिग्नेक जब प्रधानमंत्री बना तो इसने क्या किया? समान नागरिक संहिता के स्थान पर
उसने शक्तिशाली अभिजात्य वर्गों को विशेषाधिकार प्रदान करने का प्रयास किया। अब वो समान नागरिक संहिता को हटा दिया, क्योंकि इसमें सभी लोगों को समान समझा जाता था, सबके लिए एक कानून थी। उसने ऐसी व्यवस्था को बदल दिया और इस व्यवस्था के आधार पर आम नागरिकों की अपेक्षा जो अभिजात्य वर्ग थे, जो शक्तिशाली वर्ग था, उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हें विशेषाधिकार प्रदान करने का प्रयास किया। उसके इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उदारवादी लोग फ्रांस के थे, वे लोग इसे क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझने लगे कि ये तो हम लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, हम लोगों को परास्त करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों को दबा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों ने ऐसा समझा और लोगों ने अपना असंतोष, सुधारवादियों ने अपना असंतोष व्यक्त किया पेलिग्ने के प्रति। लेकिन चार्ल्स दसवां ने इस असंतोष के विरुद्ध 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किए। अब क्या होता है कि चार्ल्स दसवां जो है 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि घटनाक्रम किस तरह से चलता है कि जब पेलिग्नेक प्रधानमंत्री बनता है तो फ्रांस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है और वह जो लुई 18वां के द्वारा अब तक चलता आ रहा समान नागरिक संहिता था, उसके स्थान पर उसने क्या किया कि अभिजात्य वर्गों को, शक्तिशाली वर्गों को विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। इससे जनता में असंतोष की भावना व्यक्त हुई, सुधारवादियों में असंतोष की भावना व्यक्त हुई। उन लोगों ने समझा कि हम लोगों के और हमारे क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र है और उन लोगों ने पेलिग्नेक के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट किया। ये लाजमी था कि ऐसा होना ही था। जब सरकार द्वारा किसी व्यक्तियों को विशेषाधिकार दिया जाए, किसी का अधिकार छीना जाए, तो लाजमी है कि असंतोष उत्पन्न होगा। तो सुधारवादियों में असंतोष उत्पन्न होता है। लेकिन जब इन लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया, असंतोष प्रकट किया पेलिग्नेक के विरुद्ध, तो शासक जो चार्ल्स दसवां था उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया और इस 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों का गला घोटने का काम किया। यानी उदार तत्वों का उसने गला घोटने का काम किया, अर्थात दबा देने का, एकदम इनके विरोध को दबा देने का प्रयास चार्ल्स दसवां द्वारा किया गया इन 4 अध्यादेशों के द्वारा। लेकिन एक बार जो जनता असंतोष और आक्रोश प्रकट कर चुकी थी, अब ये पीछे हटने वाली नहीं थी। और जब ही चार्ल्स दसवां द्वारा ये 4 अध्यादेश जारी किए गए, इसका परिणाम हुआ कि जुलाई 1830 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। जुलाई 1830 में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। लिख सकते हैं हम लोग कि परिणाम स्वरूप जुलाई 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी गृह युद्ध को हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ये जो गृह युद्ध शुरू हुआ तो इसी को हम लोग जुलाई 1830 के फ्रांस की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि जब जनता आक्रोशित होकर के सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर गई तो चार्ल्स दसवां को फ्रांस की गद्दी त्यागनी पड़ी और इस प्रकार
चार्ल्स 10वां फ्रांस की राज्य गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। यानी चार्ल्स 10वां राजगद्दी त्याग दिया और राजगद्दी त्याग करके फ्रांस से भाग करके इंग्लैंड चला गया। तो इस प्रकार हमने इस क्रांति का परिणाम देखा। यह क्रांति सफल रही। अगर इस क्रांति का प्रभाव देखा जाए तो लिख सकते हैं हम लोग क्रांति का प्रभाव। अब क्रांति का प्रभाव क्या रहा? तो सबसे पहला प्रभाव तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बुर्बो वंश का शासन वंश चल रहा था फ्रांस में, वो समाप्त हो जाता है। बुर्बो वंश के स्थान पर अब एक नई शासन व्यवस्था आती है। यानी पहला परिणाम यह होता है कि फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर अर्लियंस वंश के लुई फिलिप को राज्य गद्दी सौंपी गई। सबसे पहला परिणाम यही हुआ कि जो इतने वर्षों से वियना कांग्रेस से ही जो शासन वंश बुर्बो वंश के हाथ में थी, उस बुर्बो वंश की समाप्ति हो जाती है, पतन हो जाता है और उसके स्थान पर एक नए वंश की शासन स्थापित होती है और ये नया वंश आर्लियंस वंश आता है। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो बुर्बो वंश। और ये पूछा जाए कि बुर्बो वंश के स्थान पर किस नए वंश की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो हम कहेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश का शासन फ्रांस से समाप्त होता है और इसके स्थान पर आर्लियंस वंश का शासन स्थापित होता है। आर्लियंस वंश का प्रथम शासक लुई फिलिप होता है। यानी अब नए शासन व्यवस्था फ्रांस में स्थापित होती है। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध किया गया। यानी दूसरा परिणाम क्या हुआ कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया गया एवं वियना कांग्रेस के सिद्धांतों को निर्मूल सिद्ध किया। इस क्रांति का अगला परिणाम यह निकलता है कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में जो हम देखे थे कि भाईचारा, मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित किया गया था, इसको पुनर्जीवित किया गया। और जो वियना कांग्रेस में पुरातनपंथी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था, इन पुरातनपंथी व्यवस्थाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया गया। और इस क्रांति का परिणाम फ्रांस पर तो पड़ा ही, फ्रांस पर तो एक वंश के पतन पर दूसरे वंश का शासन स्थापित हुआ ही, इसके साथ साथ पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा।
कह सकते हैं कि पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव रहा। और पूरे यूरोप की बात करें तो खास करके इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ इसमें। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, इस परिप्रेक्ष्य में हम इटली एवं जर्मनी के एकीकरण को भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। इस क्रांति का ये सारे प्रभाव पाए जाते हैं और इस तरह से इसमें एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना होती है और कहा जाए कि फिर से यूनान में कुछ समय के लिए शांति व्यवस्था स्थापित होती है। लेकिन बहुत जल्द ही आज फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठने लगी और जिसने फ्रांस में एक और क्रांति के पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बहुत जल्द लुई फिलिप के खिलाफ भी फ्रांस में आवाज उठा और इस आवाज ने फ्रांस में एक नई क्रांति, एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार किया। तो आइए अब एक नई क्रांति पर विचार करते हैं। तो अभी अभी हमने कहा कि एक फिर से नई क्रांति पर बात करते हैं। इस बार हम लोग सन 1848 के क्रांति कहें कि क्रांति पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। यह एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। लुई फिलिप जो था एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने क्या किया कि अपने विरोधियों को, चूंकि यह शासन कर रहा था और इसकी शासन लंबे समय से चल रही थी और हम लोगों ने देखा कि इसको जो राजगद्दी प्राप्त हुआ था वो आम जनता और जो कहा जाए कि पत्रकारों वगैरह के माध्यम से मिली थी। तो इसने चाहा कि मैं पूरी जनता को खुश रख सकूं और इसीलिए इसने अपने विरोधियों को भी खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। इसने क्या किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए इसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए अपना प्रधानमंत्री जो है ना गीजो को बनाता है। आलंबन करते हुए अपना
प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। तो जिस स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, अनुसरण किया, इसमें वो चाहा कि मध्यम वर्ग को मैं खुश रख सकूं, और मध्यम वर्ग में सभी लोगों को, हम जानते हैं कि जितनी भी क्रांतियां हुई है मध्यम वर्ग के कारण ही होती है। तो इसने मध्यम वर्ग को प्रसन्न करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अनुसरण किया, और इस नीति का अनुसरण करते हुए उसने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। याद रखेंगे, लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। इससे पहले चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री पेलिग्नेक को बनाया था, और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। अब गीजो क्या किया, और उसने अपने साथ पूंजीपतियों को रखना पसंद किया। यानी ये शासन में यह पूंजीपतियों को साथ रखना पसंद किया। यह शासन में किसको अपने साथ रखना चाहता था? तो यह अपने शासन में पूंजीपतियों को रखना पसंद किया। और हम जानते हैं कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र या एक छोटे से गांव की भी बात करें तो कुछ लोग ही पूंजीपति होते हैं। वहां की बहुसंख्यक जनता गरीब एवं मध्यम वर्ग की होती है। और रही बात पूंजीपतियों को, तो ये पूंजीपति अपने चूंकि उद्योगपति या बिजनेसमैन होते हैं, तो इन्हें अपने बिजनेस और उद्योगों पर से लगाव होता है, इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। तो यही हाल फ्रांस में थी। तो गीजो अपने साथ पूंजीपतियों को रखना पसंद किया जो अल्पमत में थे, जिनकी संख्या बहुत कम थी, और वे शासन में अभिरुचि नहीं लेते थे। साथ ही गीजो के पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जनता आपको चुनी है तो पिछले परिस्थितियों से तंग आकर के आपको चुनी है। तो इस उम्मीद से आपको शासक बनाया गया था कि जिन पुरानी व्यवस्थाओं से जनता तंग है, आप उसमें कुछ सुधार करेंगे। परंतु इनके पास किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ये कोई भी सुधार करना नहीं चाहते। तो ये किसी भी प्रकार के सुधार करना नहीं चाहते थे। ऐसे में जो है पूरे देश में, पूरे फ्रांस में इस लुई फिलिप के शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। अब कहने का मतलब यह है कि जनता आपको पिछले अनुभवों से परेशान होकर के शासक चुनी थी। आपने कोई सुधार नहीं किया। देश की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा था। आलम यह हुआ, नौबत यह आ गई कि लोग अब भोजन के बिना भूख से मरने लगे। उधर गीजो को विदेश नीति में भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। पड़ोसी
अपने आसपास के पड़ोसी और बाहर के देशों के साथ उसका संबंध भी कटु होता जा रहा था और किसी भी प्रकार की सफलता उसे नहीं मिल रही थी। ऐसी परिस्थितियों के कारण पूरे फ्रांस में चारों तरफ गीजों की आलोचना शुरू हो गई। चारों तरफ लोग गीजों का आलोचना करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे गीजों के प्रति लोगों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जो सुधारवादी लोग थे उन लोगों ने पेरिस शहर में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। भूखमरी से जनता तबाह थी, तो लोगों के लिए इन लोगों ने विशाल भोज का आयोजन किया कि कुछ लोगों को भोजन की व्यवस्था किया जाए। जिन लोगों को परेशानियां हो रही है, जिनके पास भोजन का अभाव हो गया है, जो भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं, वैसे लोगों के लिए थियर्स के नेतृत्व में पेरिस शहर में सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध जो है कि अवरोध उत्पन्न किया गया। सरकार की आलोचना किया जाने लगा और गीजो को तथा लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने का नारा लगने लगा। तो यहां एक घटना क्या घटी कि सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। भूख से मरने वाली जनता को कुछ हद तक मदद करने का प्रयास किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए, गीजों की आलोचना होने लगी, लुई फिलिप की आलोचना होने लगी, जनता आक्रोशित हो गई और लुई फिलिप को गद्दी त्यागने पर मजबूर किया गया। परिणामतः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। तो इसका परिणाम, इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि 24 फरवरी 1848 ईस्वी को फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। अब वह इंग्लैंड भाग गया। उसके इंग्लैंड भागते ही जो नेशनल असेंबली थी, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, उस नेशनल असेंबली ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दिया। और गणतंत्र की घोषणा करते ही यह घोषणा किया गया कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी वयस्क पुरुष हैं, महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क पुरुष हैं, इन सबको मताधिकार प्रदान कर दिया गया। और साथ ही काम के अधिकार की गारंटी दी गई कि सभी लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, जो सबसे बड़ी समस्या थी। तो ऐसा घोषणा किया गया कि सबको रोजगार दिया जाएगा, यानी काम की अधिकार की गारंटी प्रदान किया गया। तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने
गणतंत्र की घोषणा किया। और मताधिकार किसको मिला? मताधिकार की बात करें तो 21 वर्ष के वयस्क पुरुषों को केवल मताधिकार मिला, महिलाओं को कोई मताधिकार नहीं मिला। और काम के अधिकार की गारंटी प्रदान किया गया। काम के अधिकार की गारंटी प्रदान किया गया कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, उसे रोजगार सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार एक नई शासन व्यवस्था, एक नई व्यवस्था फ्रांस में स्थापित किया गया। लेकिन यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं रही और कुछ ही समय बाद बहुत जल्द ही जो गणतंत्रवादियों और सुधारवादी थे, तो गणतंत्रवादी और सुधारवादियों का आपस में जो है कि झगड़ा हो गया। इधर गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन था और सुधारवादियों का नेता लुई वाला था। बहुत जल्द दोनों में मतभेद हो गया। गणतंत्रवादियों का नेता क्या था? लामार्टिन। और उधर सुधारवादियों का नेता लुई ब्लां था। और बहुत जल्द दोनों में क्या हो गया कि मतभेद उत्पन्न हो गया। और इसके बाद लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाया गया। इसके बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यह एक ऐसा शासक था, लुई नेपोलियन एक ऐसा शासक था जो उदारवादियों या ये कहा जाए कि पत्रकारों, आम नागरिकों आदि की सहायता से लुई नेपोलियन को फ्रांस की राजगद्दी मिली थी। इसलिए इसने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए और जनता को प्रसन्न रखने का प्रयास किया। तो इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का अंत हो गया। और केवल फ्रांस में ही पुरातन व्यवस्था का अंत नहीं हुआ, केवल फ्रांस में ही इस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, पुरानी क्रांतियों की तरह इसका प्रभाव भी पूरे यूरोप पर, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड आदि देशों पर भी पड़ा। और इस प्रकार बैक टू बैक दो लगातार क्रांतियों के द्वारा फ्रांस में एक नई शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। और इन सब के परिप्रेक्ष्य में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आगे हम लोग इटली और जर्मनी की एकीकरण पढ़ेंगे। बहुत जल्द मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह की जानकारियों के लिए और एक कंप्लीट सेशन प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि कक्षा 10 और कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का आपकी परीक्षा तक पूर्ण तैयारी मैं करवाऊंगा। और अगर आप लोग हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें तो मैं इसका वादा करता हूं कि सामाजिक विज्ञान में आप सब लोग जब बोर्ड के एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, एक अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। उस दिन आपको इस वीडियो का उपयोगिता पता चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी भी तरह के डाउट या कोई समस्या होती है तो कमेंट भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।